बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो के अंदर ऑफ्थल्मोलॉजी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को रिवाइज करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5 आईलिड। आईलिड वाले चैप्टर के अंदर इन्फ्लेमेटरी जो होता है उसमें कैलेजियन स्टाई है, एक्ट्रोपियन एंट्रोपियन टोसिस इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं कैलेजियन से। तो हमारे पास टाइम का थोड़ा सा फुकदान है तो फिर हम जल्दी जल्दी इसको स्टार्ट करेंगे। तो कैलेजियन क्या होता है? कैलेजियन एक नॉन इन्फेक्शियस क्रॉनिक स्टीराइल लाइपोग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन होती है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होती है और इसकी मेन वजह होती है ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ओरिफिस ऑफ मीबोमियन ग्लैंड। मीबोमियन ग्लैंड की जो डक्ट होती है उसकी जो ओरिफिस है उसकी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, जिसकी वजह से सिबाशियस ग्लैंड के सिक्रेशन जमा होना शुरू हो जाएगा। इसके 3 प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर है, निमोनिक है, बीडीएस, ब्लेफराइटिस, डायबिटीज मेलाइटस और सेबोरिया। इसकी पैथोजेनेसिस इस तरह से होती है कि जब ये मीबोमियन ग्लैंड की डक्ट की ओरिफिस की ऑब्स्ट्रक्शन होती है तो लिपिड सिक्रेशन की जो लिपिड सिक्रेशन होता है उसकी रिटेंशन होती है। जब लिपिड सिक्रेशन की रिटेंशन होती है तो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाएगी। जब क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होती है तो सेबेशियस ग्लैंड के एसिनाई और इनके कंटेंट के अराउंड एपिथेलियोइड और जॉइंट सेल्स सराउंड करना शुरू हो जाएंगे। प्लाज्मा सेल्स भी जमा होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से नोड्यूलर स्वेलिंग होगी। जो कैलेजियन होता है अपर आईलिड में होता है क्योंकि मीबोमियन ग्लैंड काफ़ी ज़्यादा होती है, पेनलेस स्वेलिंग होती है। पाल्पेशन के अंदर आपको स्मॉल नोड्यूल देखने को मिलता है। जब लीड की इवर्जन कहते हैं तो आपको कंजक्टिवा या रेड देखने को मिल सकता है या फ्लैशी मैस भी देखने को मिल सकता है। अगर काफ़ी बड़ा क्लेजियन है तो उसकी वजह से ब्लड वीएन और टॉसिस भी हो सकती है। क्लेजियन की क्या फेट होती है या क्या कोर्स होता है? ओके, तो जो क्लेजियन होता है या तो उसकी स्पॉन्टेनियस रेजोल्यूशन हो सकती है, उसको थोड़ा जूम कर लो, स्पॉन्टेनियस रेजोल्यूशन हो सकती है, खुद ब खुद ठीक हो गया, या इसकी लिक्विफैक्शन हो जाती है तो ये क्लेजियन सिस्ट या मीबोमियन सिस्ट बना लेगा, या इसकी फाइब्रोसिस हो सकती है, कैल्सिफिकेशन से या फाइब्रोसिस से हार्ड नोड्यूल हो जाएगा, इन्फेक्शन से ये हॉर्डोलियम इंटरनम हो जाएगा। ओके, और ये कंजक्टिवा से बर्स्ट होने के बाद फ्लैशी मैस बनाना शुरू कर देगा। अब इसके दो इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है, मैकेनिकल टॉसिस और एस्टिग्मेटिज्म होता है। और डिफरेंशियल डायग्नोसिस के अंदर DF2S3 है, D4 डर्मल ट्यूबरकुलोसिस, F4 फंगल इन्फेक्शन और F4 फॉरेन बॉडी ग्रैनुलोमा, जबकि S3 के अंदर सेबेशियस ग्लैंड एडिनोमा, कार्सिनोमा, सार्कोइड ग्रैनुलोमा होती है। ट्रीटमेंट को दो में डिवाइड करते हैं, कंजर्वेटिव और मेडिकल। कंजर्वेटिव के अंदर एक्सप्रेशन कंप्रेशन है, ठीक हो गया। स्पेसिफिकली अगर उसमें फ्रेश लीजन है, वार्म कंप्रेशन, टॉपिकल स्टीरॉइड और एंटीबायोटिक कॉम्बिनेशन और टॉपिकल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। मेडिसिन के अंदर कॉर्टिकोस्टेरॉइड होता है, इसमें ट्राइएमसिनोन एसिटिनोइड के इंजेक्शन देते हैं, इंट्रालीजनल इंजेक्शन होते हैं, जबकि सिस्टमिक एंटीबायोटिक होती है अगर रैकनी रोज़ैकिया या ब्लेफराइटिस भी है। सर्जरी जो होती है वो वर्टिकल इंसिजन के जरिए की जाती है, इंसिजन क्यूरेटिज वगैरह, और प्रोफाइलैक्सिस के लिए एंटीबायोटिक देती है। इसके बाद नेक्स्ट है हॉर्डोलियम। तो हॉर्डोलियम क्या होता है? इन्फेक्शियस नोड्यूल आईलिड के अंदर दो टाइप का होता है, ऑर्डोलियम एक्सटर्नम और इंटरनम। तो एक्सटर्नम है वो इंपॉर्टेंट है। स्टेफिलोकोकस ऑरियस की एक्यूट सुपरेटिव इन्फ्लेमेशन होती है लैश फॉलिकल की, और इसमें ग्लैंड ऑफ जीस और ग्लैंड ऑफ मॉल की इन्फ्लेमेशन होती है। पेन होगा आईलिड के अंदर, टेंडरनेस होती है, आईलिड का मार्जिन क्या होगा? रेड और एडिमेटस होगा, ठीक हो गया। और सिंगल या मल्टीपल नोड्यूल हो सकते हैं। तो उसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस के अंदर हॉर्डोलियम इंटरनम और सेकेंडरी इन्फेक्टेड क्लेजियन है। कॉम्प्लिकेशन को रट्टा मारने के लिए ओसीपी है, प्री सेप्टल सेलुलाइटिस। ओके, जबकि उसकी कॉम्प्लिकेशन में टॉसिस और एस्टिग्मेटिज्म था, जबकि इसके अंदर सेलुलाइटिस और कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस है। ट्रीटमेंट के अंदर निमोनिक है, वीस्ट, वार्म कंप्रेशन, E4 क्या होगा? इवैक्यूएशन ऑफ पस है, जब पस पॉइंट करती है तो आपने आईलैश को प्लक आउट कर लेना है या इंसिजन कर लेना है टिप ऑफ नाइफ से। E4 क्या होगा? एनाल्जेसिक्स फॉर पेन किलर, यानी पेन किलर के तौर पर इस्तेमाल होती है। एस फॉर सिस्टमिक एंटीबायोटिक, और T4 क्या होगा? टॉपिकल एंटीबायोटिक्स, ताकि इन्फेक्शन की एक्सटेंड को रोक सके। ब्लेफराइटिस है, ब्लेफराइटिस क्रॉनिक या सब एक्यूट इन्फ्लेमेशन होती है। दो टाइप का होता है, इंटीरियर पोस्टीरियर। जो इंटीरियर ब्लेफराइटिस है उसको मजीद दो में डिवाइड करते हैं, ओके, इन्फेक्टिव, अल्सरेटिव या स्टेफिलोकोकल, जबकि नॉन इन्फेक्टिव को स्क्वेमस या सीबोरिक ब्लेफराइटिस भी कहते हैं, जबकि पोस्टीरियर ब्लेफराइटिस को मीबोमेनियाटिस भी कहते हैं, ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हमारा ट्रिकियासिस है। ट्रिकियासिस में आईलैशेस मिस डायरेक्टेड होती है टुवर्ड्स द ग्लोब। इसकी क्या कॉजेज होती है? नंबर 1 इसका निमोनिक है, BCD, ब्लेफराइटिस। C4 केमिकल बर्न्स। D4 क्या होगा? D4 के बजाय यहाँ पर D से मैंने इसको रट्टा मारा हुआ है, ट्रैकोमा से रट्टा मार लो आप, D4 या T4 ट्रैकोमा, और E4 आईलिड मार्जिन इंजरीज है। इसकी क्लिनिकल फीचर क्या होती है? ग्लिटिनेस होती है, लैक्रिमेशन, फोटोफोबिया, जबकि कॉम्प्लिकेशन के अंदर कंजक्टिवाइटिस, केराटाइटिस, कॉर्नियल ओपेसिफिकेशन हो सकती है। ट्रीटमेंट के अंदर आईलैशेस को निकाल सकती है, एपिलेशन, इलेक्ट्रोलाइसिस कर सकती है, क्रायोथेरेपी कर सकती है, आर्गोन लेजर से आईलैशेस को उड़ा सकते हैं, ठीक हो गया। इसके अलावा कॉन्टैक्ट लेंस हम यूज़ कर सकते हैं, और
सर्जरी वगैरह जिसको फुल थिकनेस वेज रिसेक्शन कहते हैं, और एंटीरियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पोस्टीरियर लिड लैमेला। डिफरेंशियल डायग्नोसिस के अंदर सूडोट्रोकियासिस और डिस्ट्रिकियासिस है। सूडो के अंदर मिस डायरेक्शन होती है एंट्रोपियन की वजह से, डिस्ट्रिकियासिस के अंदर एक्स्ट्रा रोज होती है। एंट्रोपियन वो कंडीशन है जिसमें आई लिड मार्जिन की इनवर्ट रोलिंग होती है। इसको मजीद दो में डिवाइड करते हैं, कॉन्जेनिटल एक्वायर्ड, एक्वायर्ड को मजीद दो में डिवाइड करते हैं, सिनाइल और इन्वोल्यूशनल सिकाट्रिशियल स्पास्टिक। सेम टाइप्स होती है एक्ट्रोपियन के अंदर, लेकिन वहाँ पे पैरालिटिक आ जाएगा। ओके, जो सिनाइल वगैरह है ये ओवर राइडिंग ऑफ प्रीसेप्टल ओवर पी टार्सल पार्ट होती है। ट्रीटमेंट इंपॉर्टेंट है। ट्रीटमेंट सिनाइल के लिए क्या होती है? सिनाइल का जो सर्जिकल ट्रीटमेंट है उसके अंदर हॉरिजॉन्टल रिसेक्शन करते हैं। किसकी? ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई मसल की और टार्सस की। ठीक है, सर्जिकल ऑपरेशन, जैसे आईलिड वर्टिकली शॉर्टन हो जाती है और जो इंफीरियर मार्जिन है टार्सस का वो रोटेट नहीं कर पाता। इसके प्रोसीजर के अंदर क्या चीज़ें हैं? ओके, तो इसके अंदर क्या चीज़ें हैं? वीस प्रोसीजर, फॉक्स प्रोसीजर और मॉडिफाइड व्हीलर प्रोसीजर। ओके, तो WFM से रट्टा मार सकते हो। वीस प्रोसीजर, फॉक्स प्रोसीजर और मॉडिफाइड व्हीलर प्रोसीजर है। ठीक हो गया। जबकि सिकाट्रिशियल के अंदर टार्सल हिंज ऑपरेशन करते हैं, और इसके अलावा सीवियर केसेस के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन ग्राफ्ट करते हैं। स्पास्टिक के अंदर कास को ट्रीट करो या टैपिंग करते हैं, आईलिड इवर्जन सूचर यूज करते हैं या बोटॉक्स इंजेक्शन वगैरह देते हैं। कॉन्जेनिटल के अंदर एबनॉर्मल पोर्शन की रिसेक्शन करते हैं। एक्ट्रोपियन के अंदर पैरालिटिक टाइप आ जाएगा, बाकी और कुछ नहीं है। सिनाल एक्ट्रोपियन के अंदर क्या चीज़ें यूज़ करते हैं? तो सिनाल के अंदर क्या होता है? MHM से रट्टा मार सकते हो। ओके, तो एम से क्या होगा? मीडियल कंजक्टिवोप्लास्टी, मॉडरेट के अंदर हॉरिजॉन्टल लिड शॉर्टनिंग और सीवियर के अंदर मॉडिफाइड कुन सेजोमोनोस्की ऑपरेशन है। जबकि यहाँ पर क्या था? वीक्स प्रोसीजर, फॉक्स प्रोसीजर और मॉडिफाइड व्हीलर प्रोसीजर। फिर आता है सिकाट्रिशियल, वहाँ पर टार्सल हिंज ऑपरेशन था, जबकि यहाँ पर कुछ इंसियंस आ जाती है। VY पे जी प्लास्टी और स्किन ग्राफ्ट, वहाँ पे भी म्यूकस मेम्ब्रेन ग्राफ्ट था, लेकिन यहाँ पे स्किन ग्राफ्ट आ जाएगा। इसके बाद वहाँ पे स्पास्टिक थी, यहाँ पे पैरालिटिक है। तो पैरालिटिक के अंदर क्या यूज़ करती है? टार्सोरेफी और आर्टिफिशियल टीयर लुब्रिकेटिंग ऑइंटमेंट है। कॉन्जेनिटल के अंदर सर्जिकल रिपेयर होता है, एबनॉर्मल पोर्शन को रिमूव कर देते हो। तो आपने इन दोनों को कंपेयर करके पढ़ना है। इसके बाद आता है टॉसिस। टॉसिस को ब्लेफराटॉसिस कहते हैं। अपर आईलिड की एबनॉर्मल ड्रूपिंग होती है। कुछ सूडोटॉसिस वाली कंडीशन है जिसमें एनाप्थाल्मोस, माइक्रोप्थाल्मोस है। क्लासिफिकेशन क्या होती है? दो में डिवाइड करते हैं, कॉन्जेनिटल एक्वाइर्ड। जो एक्वाइर्ड होती है उसको मजीद हम चार में डिवाइड करते हैं। इसको याद रख सकते हो मन से। M4 मैकेनिकल मायोजेनिक, A for एपोन्यूरोटिक और N for न्यूरोजेनिक होती है। ठीक हो गया। जो कंजेनिटल टॉसिस है उसको मजीद तीन में डिवाइड करते हैं, सिंपल, मार्कस, गंजा, विंकिंग पीपल, जिसमें जो टॉटिक आईलिड होती है उसकी रिट्रैक्शन होती है विद द आई जा मूवमेंट। ओके, यानी जो ओकुलोमोटर नर्व और मैंडिबुलर ब्रांच ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व है इसकी एबनॉर्मल इनर्वेशन होती है। इसके बाद ब्लेफरोफिमोसिस सिंड्रोम है जिसमें कॉन्जेनिटल टॉसिस, ब्लेफरोफिमोसिस, टेलिकैंथस और एपिकैंथस इन्वर्सस होता है। टेलिकैंथस के अंदर दोनों आइज के दरमियान डिस्टेंस क्या हो जाता है? ज़्यादा हो जाता है, जबकि एपिकैंथस इन्वर्सस के अंदर आपको एक्स्ट्रा स्किन फोल्ड देखने को मिलता है लोअर आईलिड के अंदर। ठीक हो गया। फिर न्यूरोजेनिक टॉसिस में थर्ड नर्व पाल्सी, हॉर्नर सिंड्रोम, ये कंडीशन आ जाती है। अब आ जाती है इन्वेस्टिगेशन। तो इन्वेस्टिगेशन क्लिनिकल फीचर क्या हो गए? कॉस्मेटिक डिसफिगरमेंट है, एम्प्लायोपी हो सकता है, अकटोसिस कवर कर रही है होल पपिलरी रीजन को बिलो द 9 ईयर्स, स्क्विंट हो सकती है, एबनॉर्मल हेड पोस्चर है कि बैकवर्ड टिल्टिंग करता है हेड को ताकि अकोमोडेट कर सके। ओके, और स्किन की रिंकलिंग हो सकती है। अब इसकी इन्वेस्टिगेशन क्या होती है? इन्वेस्टिगेशन में टेंसिलोन टेस्ट है जिसमें अल्ट्राफोनियम यूज़ करते हैं, आइस टेस्ट है जिसमें आइस अप्लाई करते हैं, दोनों माइस्थीनिया जो ग्रेविस वाली जो टॉसिस है उसके लिए करते हैं। फिनालिफ्रीन वाला हॉर्नर सिंड्रोम के अंदर करते हैं, और न्यूरोलॉजिकल वाला न्यूरोलॉजिकल केसेस के अंदर करते हैं। ट्रीटमेंट मेडिकल सर्जिकल है। जो सर्जिकल प्रोसीजर होते हैं वो दो चीज़ों पर डिपेंड करते हैं, डिग्री और अमाउंट ऑफ टॉसिस, और इसके अलावा लिवेटर फंक्शन है। जो अमाउंट और डिग्री ऑफ टॉसिस है यानी यूनिलैटरल केसेस के अंदर जो वर्टिकल इंटरपाल्पेब्रल फिशर विड्थ लेते हैं, ओके, दोनों साइड्स पर इंटरपाल्पेब्रल फिशर विड्थ होगी। जबकि बायलैटरल के अंदर क्या करते हैं? जितना अपर आईलिड कॉर्निया को कवर कर रहा है वो दो से माइनस कर देते हैं क्योंकि नॉर्मली उसको कवर करता होता है। जबकि यहाँ पर वर्टिकल इंटर पाल्पेब्रल फिशर विड्थ लेते हैं। जो टॉसिस होता है 2 मिलीमीटर तक वाइड होता है, 3 तक मॉडरेट और 4 तक सीवियर होता है। फिर इसके बाद असेसमेंट ऑफ लिवेटर मसल फंक्शन है। इसके अंदर लिवेटर मसल के फंक्शन को देखते हैं। नॉर्मली 15 से लेकर 18 तक एलिवेट कर सकता है। कम करते रहो, 3 कम कर दो, पहले 6 कम कर दो तो 9 आ जाएगा, फिर 3 कम कर दो तो तकरीबन 5 या 6 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, 4, 5, 9 और 15। ओके, जो दूसरे एग्जामिनेशन होते हैं वो भी सर्जरी से पहले करते हैं। अमाउंट और डिग्री ऑफ टॉसिस तो हो गया, असेसमेंट ऑफ लिवेटर फंक्शन है, इसके अलावा ऑकुलर मोटिलिटी, कॉर्नियल सेंसिटिविटी, बेल फिनोमिना और मार्कस गंजा विंकिंग प्रोसेस देखते हैं। अगर माइल्ड टॉसिस है 2 मिलीमीटर की, ओके, और लिवेटर का फंक्शन गुड है तो फासिनिला सर्वेट ऑपरेशन करते हैं। फिर लिवेटर रिसेक्शन है, फिर स्लिंग प्रोसीजर है, फिर एपोन्यूरोटिक स्ट्रेंथनिंग है, और उसके बाद स्पेक्टिकल प्रॉप्स है जिसमें टॉसिस क्रंचेस यूज़ करते हैं। ठीक हो गया। फासिनिला सर्वेट, इसको याद किस तरह से करना है? इसको FLB से रट्टा मार सकते हो। ओके,
LBA, FLBA। तो F से फासिनेलर सर्वेट ऑपरेशन, लिवेटर रिसेक्शन, ब्रो सस्पेंशन प्रोसीजर जिसको स्लिंग ऑपरेशन कहते हैं, एपोन्यूरोटिक स्ट्रेंथनिंग और स्पेक्टिकल प्रोब है। कैंसर की तरफ आ जाओ तो कैंसर एज इट इज इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बेसल सेल कार्सिनोमा इंपॉर्टेंट है। नोडुलर अल्सरेटिव टाइप होती है। और ट्रीटमेंट के अंदर सर्जरी, कीमोथेरेपी, क्रायोथेरेपी वगैरह और टॉपिकल इमिक्विमोड दे सकते हैं। ये वो ड्रग होती है जो कि मैक्रोफेज की एक्टिवेशन कराती है थ्रू द सेल सरफेस रिसेप्टर, तो हम ये यूज़ करते हैं। इसके बाद आप आ जाओ लैक्रिमल सिस्टम के अंदर। तो लैक्रिमल सिस्टम के अंदर क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है? पहला है कॉन्जेनिटल नेज़ोलैक्रिमल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन, कि अगर जो लोअर एंड ऑफ नेज़ोलैक्रिमल डक्ट की मेम्ब्रेन है उसकी नॉन कैनालाइजेशन होती है या रीकैनालाइजेशन नहीं हो पाई तो उसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन होती है, कॉन्जेनिटल होती है। 3 से लेकर 4 हफ्तों तक देखने को मिलती है। तो इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है? इसकी 3 इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन होती है। इसको आप एएमसी से रट्टा मार सकते हो। ए फॉर एक्यूट डैक्रियोसिस्टाइटिस है, एम फॉर म्यूकोसील और कंजक्टिवाइटिस, और इसके अलावा सी फॉर क्रॉनिक डैक्रेटाइटिस और एफ फॉर फिस्टुला फॉर्मेशन। ओके, तो ये इसकी कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। अब इसकी ट्रीटमेंट देख लेते हैं। ट्रीटमेंट को 2 में डिवाइड करते हैं, कंजर्वेटिव और सर्जरी। कंजर्वेटिव के अंदर कभी कभार खुद ब खुद पेटेंसी एक्वायर हो जाती है या लैक्रिमल सैक की मसाज करनी पड़ती है या एंटीबायोटिक लेनी पड़ती है इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए। सर्जरी में 4 से 6 महीने के बाद करते हैं जब कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट फेल हो जाता है, उसमें प्रोबिंग करते हैं। ओके, फिर इसके बाद सिरिंजिंग या इरिगेशन होती है। लास्ट में अदर ऑप्शन है। अदर ऑप्शन के अंदर सबसे जो लास्ट मेन है वो है डैक्रोसिस्टोराइनोस्टमी या DCR होता है। 5 से लेकर 6 साल के बाद करते हैं। फिर इसके बाद एक्वायर्ड है, तो जो एक्वायर्ड नेज़ोलैक्रिमल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन की क्या कॉजेज़ हो सकती हैं? लाइक जो इन्वोल्यूशनल स्टेनोसिस है जो कि इडियोपैथिक होती है, वो हो सकती है, इन्फ्लेमेशन की वजह से हो सकती है, या कोई कास्ट की फॉर्मेशन की वजह से हो सकती है। ट्रीटमेंट के अंदर वंस अगेन डैक्रोसिस्टोराइनोस्टमी आता है जिसमें नेज़ल कैविटी और लैक्रिमल सैक के दरमियान कम्युनिकेशन बना देती है थ्रू द बोनी ऑस्टियम, जिससे जो टीयर्स होती है वो कैनालिकुलाई से लैटरल वॉल ऑफ नोज की तरफ ड्रेन कर जाते हैं। अब इसके 2 टाइप होती है, एक्सटर्नल और इंटरनल या एंडोलेजर, जिसको ट्रांसनेज़ल लेज़र भी कहते हैं। ठीक है? फिर इसके बाद एक्यूट डैक्रोसिस्टाइटिस, फिर इसके बाद क्रॉनिक डैक्रोसिस्टाइटिस है। एक्यूट के अंदर एक्यूट इन्फ्लेमेशन होती है लैक्रिमल सैक की, मेनली स्टेफिलोकोकस ऑरियस, न्यूमोकोकस या स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से होता है। पेशेंट के अंदर क्या होगा? पेशेंट के अंदर रेडिनस स्वेलिंग होती है, मिडिल एंकल के अंदर पेन होता है, स्वेलिंग आपको देखने को मिलेगा। रिगर्जिटेशन टेस्ट काफ़ी डिफिकल्ट होता है क्योंकि टेंडरनेस होती है। म्यूकोप्रूलेंट या प्रूलेंट डिस्चार्ज देखने को मिल सकती है, एब्सेस वगैरह हो सकती है। कॉम्प्लिकेशन के अंदर वही सेलुलाइटिस और फिस्टुला फॉर्मेशन है। ट्रीटमेंट को 2 में डिवाइड करते हैं, कंजर्वेटिव और इसके अलावा सर्जिकल। कंजर्वेटिव में हॉट फोमेंटेशन देते हैं या एनाल्जेसिक या एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग देते हैं या एंटीबायोटिक देते हैं, सिस्टेमिक और टॉपिकल। सर्जरी के अंदर इंसिजन ड्रेनेज करेंगे, प्रॉबिंग और इरिगेशन परफॉर्म नहीं करनी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पेनफुल हो सकता है। DCR ऑपरेशन करेंगे जब एक्यूट इन्फ्लेमेशन ठीक होगी और परसिस्टेंट एपिफोरा है। क्रॉनिक के अंदर क्या होता है? क्रॉनिक ये ज़्यादा कॉमन होती है, इसमें कॉन्स्टेंट वाटरिंग होती है आई से, और इसमें भी स्वेलिंग होती है मीडियल कैंथर एरिया के अंदर, लेकिन जो रिगर्जिटेशन टेस्ट है उसमें पॉजिटिव आएगा, जिसमें वाटरी म्यूकाइड या म्यूकोप्रूलेंट डिस्चार्ज वगैरह निकल आएगी। ट्रीटमेंट के अंदर वही डैक्रियोसिस्टोराइनोस्टमी है, एक्सटर्नल और एंडोलेजर अप्रोच होती है। फिर इसके बाद आ जाओ केराटोकंजक्टिवाइटिस सीका और ड्राई आई सिंड्रोम। तो इसके अंदर क्या होता है कि इसमें एक्वस टीयर प्रोडक्शन इनसफिशिएंट होती है नॉर्मल टीयर फिल्म को मेंटेन करने के लिए, या ये प्री कॉर्नियल टीयर फिल्म का डिसऑर्डर है जिसमें टीयर की प्रोडक्शन कम हो जाती है या इवेपोरेशन बढ़ जाती है, फाइनली टीयर फिल्म कम हो जाती है। एटियोलॉजी के अंदर एक्वस की इवेपोरेटिव की डेफिशिएंसी है। ओके, 2 में डिवाइड किया हुआ है। जो एक्वस है उसमें प्योर कंजक्टिवाइटिस सीका है, प्राइमरी शॉगरेन सिंड्रोम, सेकेंडरी नॉन शॉगरेन सिंड्रोम ये आ सकती है। जो इसके डायग्नोसिस होता है, क्लिनिकल साइन है और स्पेशल टेस्ट है। स्पेशल टेस्ट के अंदर शिल्मर टेस्ट आ जाएगा, टीयर फिल्म ब्रेकअप टेस्ट आ जाएगा, इंप्रेशन साइटोलॉजी है। टीयर फिल्म ब्रेकअप टेस्ट के अंदर जो टीयर फिल्म होती है वो कितने टाइम तक ब्रेकअप होती है उसको मेजर करते हैं फॉलोइंग द ब्लिंक। नॉर्मली 15 से लेकर 20 सेकंड होता है, लेकिन ड्राई आइज के अंदर 10 सेकंड से भी कम हो जाएगा। एपिथेलियल स्टेनिंग के अंदर फ्लोरिसिन, रोज बंगाल और लिसामीन ग्रीन है। फ्लोरिसिन कॉर्नियल और कंजक्टिवल एपिथेलियम को स्टेन करती है। रोज बंगाल स्टेनिंग ये डेड और डीवाइटलाइज्ड एपिथेलियल सेल म्यूकस और कॉर्नियल फिलामेंट को स्टेन करती है। लिसामीन ग्रीन ये क्या करती है? ये लेस इरिटेशन करवाती है। ये वंस अगेन डेड और डीवाइटलाइज्ड एपिथेलियल सेल को स्टेन करती है। इसके बाद शिल्मर टेस्ट होता है, इसमें वार्टमैन फिल्टर पेपर यूज़ करते हैं। इंप्रेशन साइटोलॉजी के अंदर गोबलेट सेल को डिटेक्ट करते हैं जो कि कम हो जाती है। ट्रीटमेंट में वंस अगेन 2 तरह के होता है, कंजर्वेटिव और सर्जिकल। सर्जिकल के अंदर पंक्टल प्लग्स और ट्रांसप्लांटेशन ऑफ पैरोटिड डक्ट डाल देती है कंजक्टिवा के अंदर। ठीक हो गया। फिर इसके बाद लैक्रिमेशन है। लैक्रिमेशन के क्या कॉजेज हो सकते हैं कि अगर आँख से पानी निकाला तो फ़ौरन बॉडी निकलेगी, इन्फ्लेमेशन है, इंट्राऑकुलर प्रेशर ज़्यादा है, या कोई क्रोकोडाइल टीयर्स है, सूडोबल्बर पाल्सी, हाइपरथायरॉयडिज्म, कोलिनर्जिक स्टिमुलेशन या साइक्लिक स्टिमुलेशन है। जबकि एपिफोरा में क्या होगा? एपिफोरा में आई से वाटरिंग होती है ड्यू टू डिक्रीज ड्रेनेज। तो ये ऑब्स्ट्रक्टिव या लैक्रिमल पंप फेलियर है। ऑब्स्ट्रक्टिव के अंदर मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन होती है पंक्टम, कैनालिकुलाई सैक या लैक्रिमल डक्ट के लेवल के ऊपर। इसके कॉजेज क्या हो सकते हैं? पंक्टल स्टेनोसिस, कैनालिकुलर एट्रेजिया या नेज़ोलैक्रिमल डक्ट की
स्टीनोसिस है जो कि इन्वोल्यूशनल होती है, बूढ़े लोगों में होती है। इन्फेक्शन है, क्रॉनिक साइनस डिजीज़ है। जबकि लैक्रिमल पंप फेल्योर के अंदर लोअर लिड की लैक्सिसिटी, एक्ट्रोपियन और फेशियल पाल्सी है। डायग्नोसिस के अंदर क्लिनिकल और लैक्रिमल पेटेंसी टेस्ट आ जाएगा, जिसमें डाई डिसअपेरेंस टेस्ट, डायग्नोस्टिक सिरिंजिंग, जोन्स डाई टेस्ट, डैक्रियोसिस्टोग्राफी और लैक्रिमल सिंटिलोग्राफी आ जाती है। ट्रीटमेंट के अंदर क्या होता है कि देखते हैं कि कॉज क्या है, उसको ठीक कर देते हैं अंडरलाइन कॉज को। इसके बाद आ जाओ आप कंजक्टिवा वाले चैप्टर के अंदर। कंजक्टिवाइटिस है तो इन्फ्लेमेशन ऑफ कंजक्टिवा इज कॉल्ड कंजक्टिवाइटिस है। ओके, तो जो वाटरी डिस्चार्ज होती है, सीरस एक्सुडेट है, ये 3 कंडीशन में देखने को मिलता है। ओके, तो वो कौन-कौन सी 3 कंडीशन है? वायरल इन्फेक्शन है, इसको आप एटीबी से रट्टा मार सकते हो, एक्यूट एलर्जिक इन्फ्लेमेशन और टॉक्सिक इन्फ्लेमेशन। म्यूकाइड डिस्चार्ज होती है, क्रॉनिक एलर्जिक इन्फ्लेमेशन और केराटोकंजक्टिवाइटिस सीका में। म्यूकोप्रूलेंट कब होती है? जब माइल्ड बैक्टीरियल इन्फेक्शन या क्लैमिडियल, जबकि प्रूलेंट वाली गोनोकोकल या सीवियर बैक्टीरियल। जबकि कंजक्टिवल रिएक्शन को हम 2 में डिवाइड करते हैं, पैपिलरी और फॉलिकुलर। फॉलिकुलर वायरस में होता है, क्लैमिडिया में होता है और टॉपिकल मेडिसिन में होता है। ठीक हो गया? अब कुछ सिम्पटम यहाँ पे लिखे हैं। लाइक पहला जो सिम्पटम है वो है हाइपरीमिया। तो हाइपरीमिया में रेडनेस होती है कंजक्टिवा की, जबकि सब कंजक्टिवल हैमरेज आपको वायरल कंजक्टिवाइटिस में देखने को मिलता है। कीमोसिस में कंजक्टिवल एडिमा होता है, तो ये एलर्जी या इन्फेक्टिव कंजक्टिवाइटिस में होता है। पैपिले ये रेडिश एलिवेटेड लेजन है, जबकि फॉलिकल व्हाइटिश एलिवेटेड लेजन है। इसके अंदर हाइपरप्लास्टिक कंजक्टिवल एपिथेलियम होता है। ओके, और फाइब्रोवास्कुलर कोर और स्ट्रोमल इन्फिल्ट्रेशन होती है इन्फ्लेमेटरी सेल से। जबकि यहाँ पर लिम्फोसाइट की सब एपिथेलियल कलेक्शन होती है। मेम्ब्रेन डिप्थेरिक कंजक्टिवाइटिस में होती है। लिम्फेडिनोपैथी वायरल गोनोकोकल कंजक्टिवाइटिस में होती है। ठीक हो गया? फिर इसके बाद अब पहला जो इम्पोर्टेंट है वो है हमारा, पहला है वायरल कंजक्टिवाइटिस। तो वायरल कंजक्टिवाइटिस के अंदर वायरसेस से इन्फ्लेमेशन होगी और वायरसेस के केस में वाटरी डिस्चार्ज होगा। तो जो वायरसेस है वो एडिनो वायरस है, पिकोना वायरस है। मेनली एडिनो वायरस सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी herpes सिम्प्लेक्स वायरस होती है। एडिनो वायरस डबल स्ट्रैंडेड होता है, इसकी 49 सीरोटाइप होती है, लेकिन A to F वाली इंपॉर्टेंट है। 2 क्लिनिकल कंडीशन है, पहला है एपिडेमिक केराटोकंजक्टिवाइटिस और दूसरा फ्रेंचो कंजक्टिवल फीवर है। जो एडिनो वायरस सीरोटाइप 8, 9 और 37 है, उससे होता है एपिडेमिक केराटोकंजक्टिवाइटिस, जबकि फ्रेंचो कंजक्टिवल फीवर 3, 4 और 7 से होता है। ओके, क्लिनिकल फीचर के बारे में बात करते हैं तो क्लिनिकल फीचर के अंदर क्या होगा, यहाँ पे फॉलिकल्स डेवलप करना शुरू हो जाएंगे, केराटाइटिस होता है, ये चीज़ें होगी। डायग्नोसिस के लिए आप जेमसेल स्टेनिंग करते हो, इम्यूनोफ्लोरेसेंस होता है, PCR है, इम्यूनोग्लोबुलिन है, और इसके अलावा इम्यूनोक्रोमेटोग्राफी होती है। ट्रीटमेंट के अंदर बात करें तो ट्रीटमेंट के अंदर क्या होता है, टॉपिकल स्टीरॉइड, टॉपिकल एंटीबायोटिक देते हैं, एंटीवायरल किसी काम की नहीं होती। फ्रेंचो कंजक्टिवल फीवर के अंदर क्या होगा, फ्रेंचो कंजक्टिवल फीवर के अंदर 3, 4, 7 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर फीवर, फ्रेंजाइटिस वगैरह होगा, हेडेक होगा। कंजक्टिवल साइन रिलेटिवली लेस होती है, ओके, लेस सीवियर होती है। कंजक्टिवल साइन में कीमोसिस, सब कंजक्टिवल हैमरेज और सूडो मेम्ब्रेन फॉर्मेशन है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, एपिकोना वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, हर्पीस वाला भी इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, इसको छोड़ देते हैं। ट्रैकोमा इंपॉर्टेंट है। जो ट्रैकोमा होता है क्रॉनिक बायलैटरल सिकाट्रिशियल कंजक्टिवाइटिस होता है, क्लैमिडिया ट्रैकोमेटस से होता है, ABC। ओके, तो ये पॉवर्टी ओवर क्राउडिंग वाले एरिया के अंदर होता है। अब इसकी पैथोजेनेसिस के बारे में बात करें तो सब एपिथेलियल इन्फ्लेमेटरी चेंजेस देखने को मिलती है कंजक्टिवा के अंदर के, और जो ऑर्गेनिज्म होता है कंजक्टिवा और कॉर्निया दोनों के अंदर इंक्लूजन बॉडीज बना लेता है। फिर लिम्फोसाइटिक इन्फिल्ट्रेशन होती है एडिनोइड लेयर के अंदर, जिसको सब एपिथेलियल फाइब्रस लेयर भी कहती है। फॉलिकल्स बनना शुरू हो जाएगा, फॉलिकल फटेगा तो स्कारिंग होगी, जिसकी वजह से कॉर्निया कंजक्टिवा की आईलिड की अल्टरेशन देखने को मिलती है। अब 2 टाइप की इसकी होती है, मैककलन और दूसरी होती है WHO। WHO में मिमोनिक है, फेज 2 जिसमें फॉलिकल आता है, I4 इन्फ्लेमेशन होती है। ओके, 50% एरिया को इन्वॉल्व कर लेती है। S फॉर स्कारिंग है। इसके बाद T4 ट्रैकोमेटस ट्रिकियासिस होती है, जो कि ग्लोब को टच कर रही होती है। एटलीस्ट 1 लैश होती है। कॉर्नियल ओपेसिटी है, जो कि पीपल के ऊपर होती है। कॉम्प्लिकेशन के अंदर लिड, कंजक्टिवा और कॉर्निया की कॉम्प्लिकेशन होती है। लिड में ट्रिकियासिस, डिस्टिकियासिस, एंट्रोपियन टाइलोसिस हो सकती है। ओके, जबकि कंजक्टिवा के अंदर ड्राई आइज हो सकती है, क्योंकि गोबुलर सेल की डिस्ट्रक्शन है। कॉर्निया के अंदर वेस्कुलराइजेशन और पैसिफिकेशन हो जाती है। मैककेलन क्लासिफिकेशन के मुताबिक जो इस कंजक्टिवाइटिस उसको हम 4 में डिवाइड करते हैं, सब क्लिनिकल, टिपिकल, ट्रैकोमेटा, स्टेज ऑफ स्कारिंग, स्टेज ऑफ सेक्विली कॉम्प्लिकेशन है। तो पहला है सब क्लिनिकल स्टेज। तो सब क्लिनिकल स्टेज के अंदर इमेच्योर फॉलिकल्स होती है, कॉर्नियल इन्वॉल्वमेंट जो होती है वो पंक्टेट एपिथेलियल केराटाइटिस की फॉर्म में होती है। स्टेज 2 के बारे में बात करें तो वे टिपिकल ट्रैकोमेटा स्टेज होती है, जो कि एक्टिव सिम्प्टोमेटिक स्टेज है, जिसमें वाटरिंग, फोबिया, फोटोफोबिया, लेकिन जो मेन है वो फॉलिकुलर हाइपोप्लेजिया होता है, पैपिलरी हाइपरट्रॉफी होती है, कॉर्नियल पेनस है, कॉर्नियल अल्सरेशन होती है। स्टेज 3 के अंदर ये एक्टिव डिजीज है, लेकिन यहाँ पे कंजक्टिवा स्कारिंग स्टार्ट हो जाती है। आर्ट्स लाइन जो कि लीनियर लाइन ऑफ स्कारिंग होती है, टर्सल कंजक्टिवा पे पड़ी हुई होती है। हर्बर्ट स्पीट है, जो कि शैलो पिगमेंटेड डिप्रेशन होते हैं लिम्बस के ऊपर बाय द नेक्रोसिस एंड सिकाट्राइजेशन ऑफ लिम्बल फॉलिकल। स्टेज 4 के अंदर कॉम्प्लिकेशन आना शुरू हो जाती है, लिड की, कंजक्टिवा की और कॉर्निया की।
ओके। बाकी लेबोरेटरी डायग्नोसिस के अंदर जिम्सा स्टेन है, जिम्सा स्टेन हमने यहाँ पे भी पढ़ी थी एपिडेमिक केराटोकंजक्टिवाइटिस के अंदर। इसके अलावा फ्लोरेसेंस एंटीबॉडी टेस्ट, लाइसा, पीसीआर, मैककॉय सेल कल्चर। ट्रीटमेंट के अंदर मेडिकल है, मेडिकल में हाइजीन को मेंटेन करना है। सिस्टमिक में एजिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन वगैरह यूज़ करते हैं। ठीक हो गया। फिर इसके बाद है न्यूनेटल कंजक्टिवाइटिस, जिसको ऑफ्थेल्मिया न्यूनेटोरम कहते हैं। कंजक्टिवल इन्फ्लेमेशन होती है विद इन द फर्स्ट मंथ ऑफ लाइफ। क्लैमिडिया, ट्रैकोमैटा सीरोटाइप D4, DE यानी डी से लेकर के तक होती है। बाकी गोनोरिया की वजह से हो सकती है, दूसरे बैक्टीरिया है, हर्पीस सिम्प्लेक्स है, कुछ केमिकल जिसको हम सिल्वर नाइट्रेट और एंटीबायोटिक्स इनकी वजह से हो सकती है। ओके। फिर इनका ट्रीटमेंट भी डिफरेंट होता है। अब आते हैं एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस। तो जो एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस में इंपॉर्टेंट है वो है वर्नल केराटोकंजक्टिवाइटिस सेपरिंग केटार। सेपरिंग केटार में पैपिले आते हैं, कोबल स्टोन अपीयरेंस होती है। फिर लिम्बल फॉर्म के अंदर पैपिले जिलेटिनस पैपिले होते हैं और टेरेंटास डॉट्स होते हैं जो कि वाइट सुपरफिशियल स्पॉट्स होती है जिसमें यूजिनोफिल भरे हुए होते हैं, लिम्बस के राउंड होती है एट द एपिसिस ऑफ पैपिले। और मिक्स्ड फॉर्म के अंदर आपको केराटोपैथी देखने को मिलती है। ठीक है। लेकिन जो केराटोपैथी होती है वो पाल्पेब्रल फॉर्म में ज़्यादा अच्छी होती है, जिसमें पंक्टेड केराटाइटिस, एपिथेलियल मैक्रो इरोजन, अल्सरेशन, प्लाक, स्कारिंग, वेस्कुलराइजेशन और केराटोकोनस देखने को मिलता है। ट्रीटमेंट के अंदर टॉपिकल थेरापी और सिस्टेमिक थेरापी है। सिस्टेमिक में इम्यूनोसप्रेसिव यूज़ करते हैं और इसके अलावा हम ओके सॉरी फॉर लाइट के लाइट से इतना नहीं पड़ रही इस पर। अच्छा चलो ठीक है। तो जो टॉपिकल है वो उसमें टॉपिकल थेरेपी के अंदर आपने एलर्जन को अवॉइड करना है। कोल्ड कंप्रेशन है, मास्ट, सेल स्टेबलाइजर, एंटीहिस्टामिन, एनसेड, कंबाइन एक्शन, एंटीहिस्टामिन, मास्ट सेल वगैरह यूज़ करते हैं। ओके। फिर इसके बाद हम आ जाते हैं ट्रीजियम की तरफ। तो ट्रीजियम क्या होता है जी? डीजेनरेटिव कंडीशन ऑफ कंजक्टिवा है जिसमें ट्रायंगुलर फाइब्रोवास्कुलर कनेक्टिव टिश्यू ग्रोथ होती है, कंजक्टिवा से कॉर्निया की तरफ होती है इंटरपैपिलर रीजन के अंदर। ओके। तो इसकी जो टाइप्स होती है वो प्रोग्रेसिव, स्टेशनरी और रिग्रेसिव ट्रीजियम होती है। इसकी 3 स्टेजेस होती है। स्टेज 1 में ये लेस देन 2 मिलीमीटर होता है, स्टेज 2 के अंदर 4 तक पहुंच जाता है और स्टेज 3 में 4 से भी ज़्यादा हो जाता है। कैप, हेड और बॉडी होती है। ओके। बाकी ट्रीटमेंट के अंदर जो है सर्जिकल है, इसमें सर्जिकल एक्ससिजन होती है स्टेज 1 के अंदर फॉर कॉस्मेटिक रीजन और स्टेज 2 और 3 के अंदर विजुअल डिटोरिएशन के अंदर। बाकी पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन के अंदर रिकरेंस बायोजेनिक है और इसको रिकरेंस को प्रिवेंट करने के लिए हम कंजक्टिवल ऑटोग्राफ या मियोटिक मेम्ब्रेन ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, माइटोमाइसिन, रेडिएशन और आर्गोन लेजर, पेरिफेरल लैमेलर केराटोप्लास्टी करते हैं। ट्रीजियम और सूडोट्रीजियम में क्या फ़र्क होता है? जो ट्रीजियम होता है डीजनरेटिव जबकि सूडोट्रीजियम इन्फ्लेमेटरी होता है। जो ट्रीजियम होता है एल्डरली पर्सन में होता है, सूडोट्रीजियम किसी भी एज में हो सकता है। जो ट्रीजियम होता है इंटर पाल्पेब्रल रीजन, पाल्पेब्रल फिशर में होता है जबकि ये किसी भी एरिया में हो सकता है। इसकी प्रोग्रेसिव, स्टेशनरी, रिग्रेसिव है जबकि इसकी स्टेशनरी टाइप होती है। प्रोब टेस्ट इसमें नहीं कर सकते, इसमें कर सकते हैं। फिर इसके बाद विटामिन डेफिशिएंसी ज़ीरोफ्थाल्मिया है तो इसको हम क्या कहते हैं? ज़ीरोफ्थाल्मिया की जो WHO की रेटिंग है उसमें N1, 2, 3 ओके। 1 N वाला उसमें नाइट ब्लाइंडनेस 1A और 1B। 1A में कंजक्टिवल ज़ीरोसिस, 1B के अंदर बाइट डॉट स्पॉट है, 2 के अंदर कॉर्नियल ज़ीरोसिस। कॉर्नियल 3 और A और B में क्या होगा? कॉर्नियल अल्सरेशन लेस देन 1/3 और मोर देन 1/3 ऑफ द कॉर्निया। इसके बाद कॉर्नियल स्कारिंग और ज़ीरोफ्थाल्मिक फंडस वगैरह आ जाएगा। ठीक हो गया। फिर हम आगे चलते हैं। तो आगे इस चैप्टर में इतने खास इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं हैं। तो अच्छा डर्मोइड देख लो। डर्मोइड क्या होता है? मोस्ट कॉमन कंजेनिटल ट्यूमर है कंजक्टिवा का। बाकी कंजक्टिवा के जो ट्यूमर्स होते हैं इसमें हीमेंजियोमा वगैरह भी आ सकता होता है तो उसको छोड़ देते हैं। अब इसके बाद कॉर्निया वाला चैप्टर है। तो कॉर्निया वाला चैप्टर है तो कॉर्निया के अंदर आपने क्या याद रखना है? केराटाइटिस है। केराटाइटिस जो होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ कॉर्निया। कॉर्नियल अल्सर क्या होता है? लोकल डिफेक्ट और एक्सकेवेशन ऑफ कॉर्नियल सर्फेस है बाय द स्लफिंग ऑफ नेक्रोटिक इन्फ्लेमेटरी सेल। हाइपोपायन अल्सर कॉर्नियल अल्सर है जिसमें एक्सुडेट फॉर्मेशन होती है हाइपोपायन इनटू द एंटीरियर चैम्बर। इसके बाद हम बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर है। तो ये कौन सा कॉर्नियल अल्सर है जो कि बैक्टीरिया की वजह से होता है? इसकी 4 स्टेजेस होती है, इन्फिल्ट्रेटिव, एक्टिव, रिग्रेसिव और सिकाट्राइजेशन वगैरह। ठीक हो गया। बाकी जो उसकी स्टेनिंग होती है डायग्नोसिस के लिए कॉर्नियल स्टेनिंग यूज़ करते हैं, फ्लोरेसिन स्टेन यूज़ करते हैं, 2% फ्लोरेसिन डाई यूज़ करते हैं। तो ये पैथोग्नोमिक साइन होता है कॉर्नियल स्टेनिंग विद एक्टिव अल्सरेटिव टिश्यू है। बाकी इसकी कुछ मैनेजमेंट वगैरह देख लोगे। कॉम्प्लिकेशन इंपॉर्टेंट है जिसमें इंटीरियर यूवाइटिस, सेकेंडरी ग्लोकोमा, डेस्मेटोसील, परफोरेशन ऑफ कॉर्नियल अल्सर, इसकी कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। अब हम इसके बाद आ जाते हैं इंपॉर्टेंट जो इस चैप्टर में है वो है केराटोकोनस है। तो जो केराटोकोनस है इसमें एक्टेटिक डिस्ट्रॉफी होती है किसकी? कॉर्निया की, जिसमें जो कॉर्नियल स्ट्रोमल की थिनिंग होती है लीडिंग टू द फॉरवर्ड बल्जिंग ऑफ सेंट्रल और पैरासेंट्रल कॉर्निया। तो जो इसकी एटियोलॉजी होती है वो कॉर्नियल डिस्ट्रॉफी है, यानी ये कॉर्नियल डिस्ट्रॉफी से बिलोंग करता है। इसकी पैथोजेनेसिस में ये है कि म्यूकल पॉलीसेकेराइड्स की डिफेक्टिव सिंथेसिस होती है जिसकी वजह से बेसमेंट मेम्ब्रेन की फ्रेगमेंटेशन होती है, वुमन मेम्ब्रेन की भी फ्रेगमेंटेशन होती है और कॉर्नियल
स्ट्रोमा के जो कोलेजन फाइबर है उनकी डीजनरेशन होती है, जिसकी वजह से स्ट्रोमा की थिनिंग होती है और मायोपिया और एस्टिग्मेटिज्म वगैरह हो सकता है। ट्रीटमेंट के अंदर क्या होगा, स्पेक्टिकल यूज़ करें, रिजिड कॉन्टैक्ट लेंस है, इंटेक्स, कोलेजन क्रॉस लिंकिंग, डीप एंटीरियर लेमिनर केराटोप्लास्टी और एक्यूट हाई ड्रॉप्स, जिनको आपने हाइपरटोनिक सलाइन से ठीक करना होता है। ओके, फिर कॉर्नियल डीजनरेशन है जिसमें आर्कस सेनिलस वगैरह ये सब चीज़ें आ जाती हैं। अब अज़ानें हो रही है तो अज़ानों को सुनते हैं और नमाज़ पढ़ते हैं।